द ऑनेस्ट ट्रूथ अबाउट डिसऑनेस्टी समरी। बेईमानी के बारे में ईमानदार सच्चाई बताती है कि हम धोखा क्यों देते हैं, ये पूरी तरह से उचित क्यों नहीं है, और कई प्रयोगों के आधार पर सफल होने की इच्छा और हमारे नैतिक दायित्वों के बीच तनाव को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। लोग झूठ क्यों बोलते हैं? हमें अपने रूममेट की कोक को हड़पने, अपने हाथों पर परीक्षा के उत्तर लिखने और अपनी उम्र बनाने के लिए क्या मजबूर करता है? डैन एरिली वास्तव में उत्सुक हैं। ड्यूक विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान और व्यवहारिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, वे विशेष रूप से इस बात में रुचि रखते हैं कि मनुष्य आर्थिक स्थितियों में कैसे निर्णय लेते हैं। उनकी तीसरी किताब बेईमानी के बारे में ईमानदार सच्चाई तर्कहीनता की पड़ताल करती है और झूठ बोलने की हमारी प्रवृत्ति को कैसे प्रभावित करती है। यहाँ 3 लाभकारी सबक हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। आप तर्क के आधार पर धोखा देने का निर्णय नहीं लेते हैं। जब आपके और धोखा देने के बीच एक मनोवैज्ञानिक बाधा होती है, तो आप इसे करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। नॉक ऑफ डिजाइनर कपड़े पहनने से बचें। तभी पहला सबक, धोखा देना समझदारी भरा चुनाव नहीं है। आप शायद जवाब देंगे, ठीक है, वे वजन करते हैं कि वे धोखाधड़ी से कितना कमा सकते हैं और निश्चित रूप से उनके मिलने की कितनी संभावना है। जब मैं आपसे पूछता हूं कि आप कैसे सोचते हैं कि व्यक्ति यह निर्धारित करते हैं कि धोखा देना है या नहीं जब उनके पास अवसर है ऐसा करो, मुझे लगता है कि परिणाम भी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, यही वह छवि है जो हम तब देते हैं जब हम खुद को समझदार समझते हैं। नहीं, हम वास्तव में नहीं हैं। इनमें से कोई भी कारक धोखा देने में उतना महत्वपूर्ण कारक नहीं है जितना कि आप विश्वास कर सकते हैं। एरिली ने एक अध्ययन किया जिसमें प्रतिभागियों को अंकगणित परीक्षण दिया गया और प्रत्येक सटीक प्रतिक्रिया के लिए 50 सेंट का वादा किया गया। एक समूह में सटीकता के लिए सभी प्रतिक्रियाओं की समीक्षा की गई लेकिन दूसरे की नहीं। दूसरे समूह के लोगों ने स्पष्ट रूप से धोखा दिया। नियंत्रण समूह में 4 की तुलना में औसतन उन्होंने 6 कार्यों को हल करने की सूचना दी। निष्कर्षों की जांच किए बिना समूह में रिपोर्ट की गई कठिनाइयों की औसत संख्या 6 पर बनी रही, इस तथ्य के बावजूद कि प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के लिए भुगतान बढ़कर $10 हो गया। धोखा देने की औसत मात्रा वही रही जब उन्होंने इस प्रयोग को 3 अलग अलग समूहों में प्रतिभागियों को आधा या पूरी शीट को टुकड़े करने की अनुमति देकर संशोधित किया और अंत में पैसे के एक बड़े कटोरे से खुद को भुगतान किया। भले ही पकड़े जाने की संभावना एक समूह से दूसरे समूह में बहुत भिन्न होती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि इसका इस बात पर कोई प्रभाव पड़ता है कि लोग कितनी बार धोखा देते हैं। इसलिए जीतने और पकड़े जाने की संभावना महत्वपूर्ण रूप से इस बात को प्रभावित नहीं करती है कि आप कितना धोखा देते हैं। फिर क्या करता है? पार्ट 2, जब आपके और कार्रवाई के बीच एक मनोवैज्ञानिक अलगाव होता है, तो आपके धोखा देने की संभावना अधिक होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसे और क्यों धोखा दे रहे हैं। इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप अपने जीवनसाथी को धोखा दे रहे हैं या वेट्रेस जो आपको बहुत अधिक पैसा वापस देती है। चूंकि आप वेट्रेस को बिल्कुल नहीं जानते हैं, यह अंततः उसकी गलती है यदि वह आपको अत्यधिक मात्रा में नकद वापस देती है। आपके और धोखा देने के बीच एक बड़ी मनोवैज्ञानिक दूरी है और इससे आपके लिए इसे स्वीकार करना आसान हो जाता है। हालांकि अगले चरण को सही ठहराना तब और भी मुश्किल हो जाता है जब आप उस व्यक्ति को धोखा देने जा रहे हैं जिसे आप सबसे अधिक प्यार करते हैं और आप जानते हैं कि यह पूरी तरह से आपकी शक्ति के भीतर है और आपकी अपनी पसंद पर आधारित है। 3. नॉक ऑफ डिजाइनर कपड़े पहनना छोड़ दें। ये बेहतर नहीं होगा, केवल बदतर। आपने वे गुच्ची धूप के चश्मे कहाँ से खरीदे? उन्हें पहनने से आपके धोखा देने की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए मुझे आशा है कि आपने उन्हें सड़क पर किसी व्यक्ति से या इससे भी बदतर किसी पर्यटक स्मारिका की दुकान से नहीं खरीदा होगा। क्यों? क्योंकि बेईमानी का एक जानबूझकर कार्य करना, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि दूसरे भी ऐसा ही करेंगे। यह एरिली द्वारा निम्नलिखित परीक्षण में प्रदर्शित किया गया था। प्रतिभागियों के 3 समूहों को गणित की परीक्षा के दौरान पहनने के लिए डिजाइनर धूप का चश्मा प्रदान किया गया। ठीक है, शायद उस दौरान नहीं, लेकिन वे चश्मा रख सकते थे। एक समूह को सूचित किया गया कि चश्मा असली था, दूसरे समूह को कि वे नकली थे, और नियंत्रण समूह को कोई सूचना नहीं मिली। परीक्षण में प्रत्येक प्रतिभागी के पास झूठ बोलने का विकल्प था। नियंत्रण समूह के 42% लोगों ने इसे औसत बना दिया, जो अपने आप में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। अगर आप मुझसे पूछें, यह उस समूह के लिए घटकर 30% हो गया जो प्रामाणिक था, क्योंकि वास्तविक चीज होने से उनके आत्मसम्मान में सुधार हुआ। फिर भी नकली समूह के लिए धोखा बढ़ गया, 74% या 4 में से 3 लोगों तक पहुंच गया। दरअसल
आप उन झूठी धूप के चश्मे को उछाल सकते हैं, क्योंकि एक बार जब आप कुछ गलत करने को तर्कसंगत बना लेते हैं तो आप इसे फिर से करने या शायद आगे जाने के इच्छुक होते हैं। मैंने कभी भी ब्लिंकिस्ट पर कोई विवरण नहीं पढ़ा है जो परीक्षण और शोध से इतना जाम था, लेकिन शायद यह इस विशिष्ट सारांश को लिखा गया था और ब्लिंकिस्ट के लेखकों के पास यहाँ विस्तार के लिए अतिरिक्त नज़र थी। डैन एरिली अपना सारा शोध खुद करते हैं, जो बेहद अच्छा है। वो सैद्धांतिकरण में बहुत अधिक समय व्यतीत नहीं करता, इसके बजाय वह अधिक जानने के लिए केवल आवश्यक प्रयोग करता है। 17 वर्षीय जो अक्सर परीक्षा में नकल करता है और तार्किक औचित्य के साथ अपने कार्यों को सही ठहराने का प्रयास करता है। 31 वर्षीय जो अक्सर अपने कॉलेज के रूममेट से भोजन चुराता है, और हर कोई जिसने कभी नॉक ऑफ डिजाइनर कपड़े पहने हैं।